हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देख रहे हैं जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य यानी कि सभी स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हिंदी पेपर 2 का आप क्लास देखने वाले हैं। और ये अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन में 15 क्लास में, ठीक है, मैराथन क्लास में हिंदी पेपर 2 समाप्त करें, तो एडी झारखंड क्लासेस के साथ जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि पाश्चात्य का सिद्धांत पढ़ा दिया गया है। और आज हम लोग जो टॉपिक 1 है भाषा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तीनों आज हम लोग। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ से क्लास कीजिए और आपको कोई भी पेड कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं नोट्स करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक पेन और पेपर उठाइए, उतना नोट्स बना लीजिए। क्योंकि इस बार भी जो मैंने हिंदी का क्वेश्चंस आया था 90 प्लस उससे आया है। ठीक है, 90 प्लस क्वेश्चंस इसी से आया है जो मैंने बनाया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देंगे। और झारखंड का अगर चाहते हैं तो एडी क्लासेस, यानी कि ये सारे कोर्स जो अवेलेबल है कहाँ हैं, एडी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। ये टेस्ट और कोर्स और पीडीएफ के लिए कॉल कर सकते हैं 8863884281। अभी जो पीडीएफ का फ़ी है 399 है और आपको एमसीक्यू के साथ पढ़ाया जाएगा। अभी इसका टोटल सिद्धांत पढ़ा दिया जाएगा और कुछ दिन में आपका जो है एमसीक्यू भी इसका पढ़ाया जाएगा। टोटल टॉपिक का 15 मैराथन क्लास है ना, 15 मैराथन क्लास का हम एमसीक्यू आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज हम लोग ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। भाषा की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी अवहट और डिंगल का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ जो है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन नोट्स आप लोग के लिए मैंने तैयार किया है। हिंदी की उत्पत्ति जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी जो है, हिंदी क्या है, भारतीय आर्य भाषा है। नोट डाउन करते चलेंगे भाई। हिंदी का अर्थ होता है हिंद अर्थात भारतीय। ठीक है, हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया था। सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था? फारसियों और अरबों ने। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार क्या बोले हैं वो हिंदी उत्पत्ति के बारे में? ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। ये जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ईरान, ये क्या बोल रहे हैं कि ईरानी लोग जो है महाभारत, जिस समय महाभारत हुआ था उस समय से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। सॉरी। कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और भाषा को हिंदी कहा जाने लगा था। कालांतर में क्या कहा जाने लगा था? उस टाइम भी हिंद देश में रहने वाले निवासियों को हिंदुस्तानी और भाषा को हिंदी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। याद रहे, ठीक है, लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। आपको कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगा, सिर्फ आपको कंटेंट जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी से पहले की भाषा जो है वो, उस भाषा को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश कहा जाता है। हिंदी से पहले की भाषा को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश। समझ में आ गया ना कि अपभ्रंश किसको कहते हैं, है ना? हिंदी भाषा की उत्पत्ति का काल 1000 ईस्वी के आसपास हुई थी। यानी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कब से हुई थी? 1000 ईस्वी के आसपास हुई थी। ईसा पूर्व की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ईस्वी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 3000 भाषाएं यूज होते हैं, जो 12 भाषा परिवारों में विभाजित है। कितने भाषा परिवार में विभाजित है? 12 भाषा परिवार में विभाजित है। कौन कौन से वो 12 हैं भाई? चलिए वो निम्न है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला जो है भारोपीय, ये जो है भाषा परिवार भारोपीय भारत और यूरोप से मिलकर बना है। द्रविड़ दूसरा जो है द्रविड़, तीसरा चीन, चौथा सेमेटिक, पांचवा टमेटिक, छठा जो है आग्नेय है, सातवां यूराल, आठवां बाटू, 9 जो है रेड इंडियन है, 10 काकेशस, 11 सूडानी और 12 बुशमैन। ये सब सारे देश के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने तो ये देख लिया कि 12 जो भाषाएं हैं परिवार में विभाजित है, 3000 भाषाएं, वो कौन कौन से हैं?
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। देख लीजिए, ये नोट डाउन करेंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी फालतू टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। ठीक है, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी क्या है, तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। याद रखें, क्या है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार। और भारोपीय भाषा परिवार का हिंदी भाषा है। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट, इस पॉइंट को समझेंगे। ये पॉइंट क्या कहता है कि भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही, जो भारोपीय भाषा परिवार का है उसका शाखा, टहनिया, ठीक है, शाखा को ही क्या कहा जाता है? एक आर्य भाषा कहा जाता है। समझ में आ गया ना, आर्य भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो भारोपीय भाषा परिवार की यह एक शाखा है, उसी को क्या कहा जाता है? ठीक है, और ये मोहर पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपको फ्रेश पीडीएफ मिलेगा सारे। ठीक है, अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप नोट्स कर सकते हैं। रूप एवं आकृति के आधार पर, ऐसा नहीं है बस यही 2-3 पेज में है और आपको पूरा फ्रेश पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो रूप और आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? रूप और आकृति के आधार पर तो वियोगात्मक, योगात्मक। ठीक है, यही। भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में, अब विश्व की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत में सिर्फ बात कर रहा हूँ। विश्व में 12 भाषा परिवार विभाजित है, लेकिन यहीं भारत में 4 भाषा परिवार में विभाजित है। समझ में आया? कितने भाषा परिवार में? 4 भाषा परिवार में विभाजित है। पहला जो है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा चिन्नी तिब्बती। समझ में आया? चलिए देखते हैं। भारत में भारोपीय परिवार की भाषा को प्रतिशत में जो है बोलते हैं, कितना है? सारे लोग बोलते हैं कि भारत में भारोपीय भाषा परिवार की भाषा कितना लोग बोलते हैं भारोपीय भाषा, तो 73% यानी 73% लोग बोलते हैं यहाँ के। ठीक है, कितने प्रतिशत लोग? 73% लोग। नेक्स्ट, भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कितने प्रतिशत लोग यहाँ बोलते हैं भारत में? तो 25%। ये सारे पॉइंट आप याद रख लेंगे, रट लेंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट, भारत में ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वालों की प्रतिशतता में कितनी का प्रतिशत है? 1.3%। कितना? भारत में ऑस्ट्रिक भाषा जो परिवार बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं? 1.3%। भारोपीय परिवार की हिंदी भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। समझ में आया? यही चलते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया गया है? 3 काल में विभक्त किया गया है। ठीक है, चलिए कौन कौन सा है 3 काल भाई? यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। भारतीय जो आर्य भाषा है, ठीक है, जो मैंने पिछले पेज में पढ़ा था कि भारोपीय भाषा की एक शाखा है, उसी को भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। और उसका जो, अब देखिए कितना काल में विभाजित है? 3 काल में, 3 काल में। ठीक है, कौन कौन सा भाई? प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। देखिए प्राचीन काल में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा। यहीं 500 मध्यकालीन जो है आपका आर्य भाषाएं, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। चौथा, तीसरा जो है आधुनिक आर्य भाषा जो है 1000 ईस्वी से अभी वर्तमान तक है। और यही आधुनिक भाषा जो है, मैंने क्या कहा था, ये 1000 ईस्वी पूर्व से हिंदी का विकास हुआ है। 1000 ईस्वी से, ईसा पूर्व नहीं। ठीक है ना? चलिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भाग में विभाजित किया गया है। अब देखिए हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? ये भारतीय आर्य भाषा को 3 भाग में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब इसको हम लोग डिवाइड किए हैं कितने भागों में? 2 भाग में। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। चलिए अब हम लोग दोनों का डिटेल्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, दोनों का डिटेल्स पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत को कितने भाग में, अब हम लोग इसका डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत का ध्यान से देखते चलेंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सारे चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और 8863884281 पर आप मैसेज करके बोल भी सकते हैं। तो वैदिक संस्कृति
को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संहिता, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा जो है आपका उपनिषद है। तो चलिए तीनों के बारे में देखते हैं। संहिता में चारों वेद आते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यही सब आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 4 वेद संहिता में कौन कौन से आते हैं। देखिए ऋग्वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक ना। अब चलिए ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 कितने हैं, ऋचाएँ हैं, ठीक है। अब देवताओं की स्तुति से संबंधित श्लोक भी है, किसमें, ऋग्वेद में। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को मंत्रों के लिए जाना जाता है, ठीक है। मंत्र बहुत अधिक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मंत्र की अधिकता किसमें है, कौन से वेद में है सबसे ज़्यादा, तो यजुर्वेद में है। अब चलते हैं हम लोग संगीत के मामले में, यानी कि संगीत का आपको पता चले कि संगीतात्मक जो है वेद कौन सा है। संगीतात्मक वेदात्मक यानी कि संगीतात्मक वेद किसे कहा गया है, तो सामवेद को बोला गया है, जिसमें संगीत की उपस्थिति बहुत अत्यधिक है, ठीक है। चलिए ये सब तो आप लोगों ने जब पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो आप लोग ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अथर्ववेद ये तंत्र मंत्र टोने टोटके का संकलन, अथर्ववेद तंत्र मंत्र टोने टोटके का संकलन, ये सब क्या है, ये आपका यहाँ ये सब सारे चीज़ मिलते हैं अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र टोने टोटके सारे चीज़ मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब दूसरा हम लोग ने क्या कहा था, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ का, जो अपने अपने वेदों का ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जो दूसरा ब्राह्मण में बांटा गया है। ऋग्वेद का जो है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का कौन सा जो है ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखेंगे। यहीं चलते हैं अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कौन सा, यानी कि सभी वेद का अपना अपना, देखिए मैंने यहाँ क्या बोला, सभी वेद का, यहाँ सभी ऐड कर देंगे, सभी वेदों का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है भाई, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। यहीं दूसरा अथर्ववेद का कौन सा महाग्रंथ है, तो आपका गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का जो है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का जो है कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यही कृष्ण यजुर्वेद का जो है कौन सा है, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए सामवेद का जो है तांडव पंचाविश ब्राह्मण ग्रंथ है। सबका अपना अपना ग्रंथ होता है, उसी ग्रंथ से ये सब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। यानी कि आप लोग ने ये समझ में आया कि नहीं ब्राह्मण वाला, हाँ नहीं समझ में आया, तो देखिए समझने का एक ट्रिक है कि भाई ये जो ऋग्वेद है ना, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से ही लिया गया है। अब समझ में आया, ऋग्वेद जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया। यहीं चलते हैं शुक्ल यजुर्वेद शतपथ महाग्रंथ से लिया गया, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ से, यही तांडव पंचाविश ब्राह्मण ग्रंथ से शामिल लिया गया। समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला है क्या है, उपनिषद। वैदिक संस्कृति उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग को क्या कहते हैं हम लोग, उपनिषद कहते हैं, राइट। चलिए तो ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग जो होता है क्या होता है, उपनिषद होता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। कितनी है, 108 यानी कि 108। मुख्य उपनिषद कितने हैं, 12 हैं। कौन कौन से, ईश केन कठ प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वर एंड कौशिकी। तो ये आपका 12 आपका मुख्य उपनिषद है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है, याद रहे वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है,
वैदिक ध्वनियों की संख्या आपका इसमें जो है 52 है। वैदिक ध्वनियों की संख्या 52, जिसमें स्वर है 13 और व्यंजन है 39। हमेशा प्रश्न पूछ देता है। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति में, यानी कि वैदिक संस्कृति में ध्वनियों की संख्या है संस्कृति, वैदिक संस्कृति में ध्वनियों की संख्या 52 है, जिसमें स्वर 13 और व्यंजन 39। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति में लिंग का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो 3 भाग में। कौन कौन सा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वैदिक संस्कृति में वचनों का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, लौकिक संस्कृति। अब हम लोग जो दूसरा पढ़ना था इसका भाग, किसका देख लीजिए। एक प्राचीन का ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राचीन आर्य भाषा का। प्रथम है वैदिक संस्कृति और दूसरा लौकिक संस्कृति। तो अब हम लोग ये स्टार्ट करने, ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो लौकिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति में क्या है? निम्न रचना लौकिक संस्कृति काल में हुई थी। कौन कौन सी रचना लौकिक संस्कृति काल में हुई थी भाई? जैसे कि पाणिनि का अष्टाध्यायी, रामायण, ये सब लौकिक संस्कृति में हुआ है। महाभारत, पुराण, ये सब चारों। लौकिक संस्कृति में कितने वर्ण था? तो 48 था। ठीक है, लौकिक संस्कृति में जिह्वा मूल्य तथा, ठीक है, अपधानीय में लुप्त होने के कारण ये जो है 48 वर्ण रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग मध्यकालीन, प्राचीन हम लोग का समाप्त हो चुका, अब हम लोग मध्यकालीन स्टार्ट करेंगे। तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी जो भारत के, वो समय काल, उसका समय काल क्या था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000। चलिए अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म से इसी काल में हुआ था। जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इसी काल में जन्म हुआ था, ये एक माना गया है और है ही। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। 1500 वर्षों तक प्राकृत एवं अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक आर्य भाषा की जननी बनी। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा की यह जननी बनी है। नेक्स्ट, मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भाग में विभाजित किया गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यहाँ समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि ये जो मध्यकालीन आर्य भाषा है, ठीक है, इसके कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, पाली, प्राकृत और तीसरा अपभ्रंश। पाली जो है, पाली में टोटल डिटेल्स पढ़ेंगे कि पाली कैसे हुआ और क्या कहते हैं, किसको पाली कहा जाता है, पाली क्या है, सारी चीज़ अभी जानेंगे। तो पाली देखिए, पाली प्रथम प्राकृत भाषा है। पाली जो है कैसी भाषा है? प्रथम प्राकृत भाषा। बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई थी। यानी कि बौद्ध साहित्य की रचना कौन सी भाषा में हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पाली भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई थी। याद रहे, त्रिपिटक जो गौतम बुद्ध का था, ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई थी। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों, 1, 2 और 3, जिसमें सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सब ये सब याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो है ना, अभी का 90+ क्वेश्चंस इसी से लड़े हैं। ठीक है, विनय पिटक बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है विनय पिटक में, और अभिधम्म पिटक चित्त, चेतसिक आदि धर्म का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, भारत की प्रथम देशीय भाषा पाली थी। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एडी क्लासेस ऐप पे जो है आपका टोटल कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अभी जो PDF का फ़ी है 399 है। यानी कि प्रशासनिक अधिकारी हो गया, सहायक आचार्य हो गया, जे शिजिल हो गया, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझे? पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? मिलिंद, पन्हो, महावंश, दीपवंश, अठ कथा। इस प्रकार से पाली भाषा का 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। पाली भाषा में 3 व्याकरण उपलब्ध है। पाली भाषा में कितने व्याकरण उपलब्ध हैं? 3, सद्नीति व्याकरण, कच्चान और मुगलान। सद्नीति, कच्चान, मुगलान, सद्नीति, कच्चान, मुगलान, सद्नीति, कच्चान, मुगलान। समझ में आया? चलिए,
मैं साथ साथ में याद कराते भी चल रहा हूँ। मुगलान व्याकरण की रचना श्रीलंका के मुगलान के द्वारा की गई थी। तो मुगलान व्याकरण की रचना कौन किए थे? श्रीलंका में मुगलान। मुगलान से के नाम सही है मुगलान व्याकरण, याद रहे। श्रीलंका के कच्चान, सारे श्रीलंका के ही हैं, ठीक है। श्रीलंका के कच्चान व्याकरण की रचना किए थे। पाली भाषा प्रचलित थी मुख्यतः निम्न स्थानों में। पाली भाषा कहाँ कहाँ प्रचलित थी ये चीज़ बताया गया है। मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल, ये 4 क्षेत्रों में जो है आपका पाली भाषा प्रचलित रूप से बहुत अत्यधिक रूप से प्रचलित थी। मुख्य रूप से पाली भाषा जो है मध्य प्रदेश की बोली मानी जाती है। मुख्य रूप से पाली भाषा जो है कहाँ की बोली भाषा मानी जाती है? मध्य प्रदेश की। पाली भाषा में स्वर की संख्या कितनी है? 10 है। और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। याद रहे, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत भाषा कहा जाता है। प्राचीन रूप में सर्वाधिक प्रचलित, ठीक है, प्राचीन रूप में सर्वाधिक प्रचलित जो भाषा है प्राकृत भाषा ही है। जैसे कि मार्कंडेय, हेमचंद्र, अन्य विद्वानों ने प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से माने हैं। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति कहाँ से माने हैं? संस्कृत से माने हैं। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा था। याद रहे, वररुचि, ठीक है, वररुचि, इन्होंने, ये विद्वान ने प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा था वररुचि ने। हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र भी प्राकृत व्याकरण की रचना किए थे। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी गई है। प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा किसे दिया गया है? हेमचंद्र को, याद रहे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं। वररुचि जो है प्राकृत भाषा के कितने रूप माने हैं? 4 रूप माने हैं। पहला महाराष्ट्री, पैसाची, ग मागधी और घ सौरसेनी। नेक्स्ट पॉइंट है, हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में इन्होंने बांटा है, ठीक है। कौन कौन से भाई? हेमचंद्र जी ने अब प्राकृत भाषा को कितने भाग में बांटा है? अर्ध मागधी यानी कि आरसी जिसे हम लोग बोलते हैं, चुलिका, पैसाची और ग अपभ्रंश। पॉइंट है, भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में प्राकृत को कितने भाग में उल्लेखित किया गया है? भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में प्राकृत को, जो प्राकृत भाषा है उसको कितने भाग में उल्लेखित किया गया है? 7 भागों में। कौन कौन सा? सौरसेनी, दूसरा मागधी, तीसरा अर्धमागधी, चौथा दक्षिणाव्या, बाहलिक, च है अवंतिजा, अवंतिका नहीं है अवंतिजा, और लास्ट है प्राच्य। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृत भाषा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला है सौरसेनी, दूसरा पैसाची, तीसरा महाराष्ट्री और चौथा मागधी और 5वां जो है अर्धमागधी। यही चलते हैं, प्राकृत भाषा के 5 प्रकार के होते हैं। जो नॉर्मली जो होते हैं प्राकृत भाषा 5 प्रकार की होती हैं। यह विद्वानों के द्वारा बांटा गया है, लेकिन प्राकृत भाषा 5 प्रकार की होती है। पहला सौरसेनी प्राकृत भाषा। तो देखिए, सौरसेनी प्राकृत भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा के आसपास की बोली है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा है। यानी कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार सौरसेनी प्राकृत भाषा क्या है? तो नाटकों के गद्य की भाषा है, गद्य भाग की। पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा की उत्पत्ति यही हुई थी, ठीक है। पंजाबी तथा अन्य हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत भाषा को ही कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, दिगंबर जैनाचार्यों के द्वारा लिखा गया महाकाव्य सौरसेनी भाषा में ही है। जो दिगंबर जैनाचार्यों ने लिखा महाकाव्य वो सौरसेनी भाषा में ही था। इसी भाषा को
महाराष्ट्री प्राकृत का विकास हुआ था। और इसी भाषा से, कौन सा, सौरसेनी प्राकृत भाषा से महाराष्ट्री प्राकृत का विकास हुआ था। जैन साहित्य की रचना सौरसेनी प्राकृत भाषा से हुई थी। यानी जैन साहित्य है, जैन साहित्य की रचना जो हुई थी कौन सी भाषा में हुई थी, सौरसेनी प्राकृत भाषा में, जो निम्न है। जैसे चंद्रलेखा, तो ये रुद्रदास के द्वारा लिखा गया। कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा इसकी रचना हुई। यानी कि आपसे पूछ देगा, जैसे देखिए यहाँ से भी आपको प्रश्न उठा कर दे देगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए जैसे कर्पूर मंजरी, यही पूछे कर्पूर मंजरी किन के द्वारा लिखा गया है, तो आप यहाँ राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, सिंपल सी बात है। आनंद सुंदरी घनश्याम सोरेन द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है तीसरा आपका दूसरा अर्धमागधी। सौरसेनी प्राकृत भाषा पढ़ लिए, अब चलते हैं अर्धमागधी। तो मगध के मध्यवर्ती देश जैसे कि कौशल या फिर अयोध्या की यह भाषा थी जॉर्ज ग्रिशियन के अनुसार। जॉर्ज ग्रिशियन क्या बोला था कि मगध के मध्यवर्तीय देश जैसे कौशल और अयोध्या की यह अर्धमागधी भाषा थी। जैन धर्म 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, ठीक है, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी धर्म उपदेश अर्धमागधी भाषा में भी दिए हैं। यानी कि जो आपके जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हैं वे अर्धमागधी भाषा में ही दिए हैं। आचार्य हेमचंद्र अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। देखिए यहाँ हर एक कवियों ने हर एक कंडीशन में अलग अलग चीज़ दिया है, तो उसे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को क्या कहा है, आर्ष प्राकृत कहा है, ठीक है। जैनाचार्यों ने अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा है। जैनाचार्य मतलब जैन के आचार्य जो हैं उन लोगों ने, जैसे कि आदि भाषा, आर्ष भाषा, आरसी आदि इस प्रकार से बोला है, ठीक है। मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार यानी मगध में प्रचलित भाषा को कहा है मागधी। पाली जो है, पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध ने उपदेशों की भाषा मागधी ही कहा है। जो पाली त्रिपिटक है उसमें उपदेशों की भाषा कैसी थी, मागधी थी। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से बताई है। मार्कंडेय के अनुसार मागधी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सौरसेनी प्राकृत भाषा से। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृत भाषा दिखती है। किसमें, अश्वघोष। मागधी प्राकृत की विशेषता क्या है, र के स्थान पर ल का प्रयोग हुआ है। जैसे श, तलाबी स, मूर्धन स के स्थान पर तलाबी स का उच्चारण होता है। मागधी प्राकृत भाषा में कुछ रचना जो है जो निम्न है, कौन कौन से, मुद्र राक्षस जो विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा यह लिखित है। चलिए नेक्स्ट है आपका पैशाची। चौथा पैशाची है, कश्मीर की आसपास की भाषा है। हारनले के अनुसार द्रविड़ द्वारा प्रयुक्त भाषा यह माना है। पुरुषोत्तम देव विद्वान के अनुसार पैशाची संस्कृत और सौरसेनी का विकृत रूप माना है। यानी कि पुरुषोत्तम जी ने पैशाची को क्या माना है, संस्कृत और सौरसेनी का विकृत रूप माना है। पैशाची उन आर्यों की भाषा है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। समझ में आया। नेक्स्ट, पैशाची प्राकृत भाषा के शिलालेख निम्न जगह देखने को मिलते हैं, जैसे तुर्किस्तान में, काफिरस्तान में, गंधार में, चीन में, ये सब जगह पैशाची प्राकृत भाषा का शिलालेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पंजाबी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैशाची का प्रभाव दिखता है। चौथा नंबर, महाराष्ट्री। साहित्यिक प्राकृतिक सर्वाधिक विकसित भाषा यह महाराष्ट्री भाषा है, ठीक है। प्राकृत व्याकरणों में आदर्श प्राकृत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत नाटकों में जो है प्राकृत, ठीक है, पद्य की रचना महाराष्ट्री में ही हुआ था। उत्तर भारत में काव्य भाषा के रूप में प्रचलित रही थी।
यानी कि कौन सा, उत्तर भारत में यह काव्य भाषा के रूप में प्रचलित रही थी। कौन सा, महाराष्ट्री। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटक के गीत में महाराष्ट्री प्राकृत में ही लिखे थे। इस प्रकार से है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अपभ्रंश, तीसरा जो हम लोग को पढ़ना था, अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। ये तो पता है भाई कि पहली, दूसरी, ये तीसरी ही है अपभ्रंश, और हिंदी की पहले की भाषा को ही अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मध्यकालीन तक अपभ्रंश थी, और जब ये आधुनिक में आ गए तो हिंदी की उत्पत्ति हो गई थी 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए जैसे कि अभी हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, आधुनिक पढ़ेंगे। तो आधुनिक का समय काल क्या था, 1000 ईस्वी से वर्तमान तक, 1000 ईस्वी से वर्तमान तक, यानी कि हिंदी की उत्पत्ति 1000 के आसपास हुई, और इससे पहले यह मध्यकालीन की तीसरी अवस्था है। तो इसीलिए बोला गया है कि हिंदी की पहले की भाषा जो है अपभ्रंश की भाषा है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र एवं वान भट्ट ने अपभ्रंशों को ग्राम भाषा कहा है। ठीक है, अपभ्रंशों को ग्राम भाषा कहा है। नेक्स्ट, दंडी ने अपभ्रंश को अभिराधि की भाषा कहा है। नेक्स्ट, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया और किसने कहा, तो पतंजलि महाभाष्य में कहा था। इन्होंने महाभाष्य में कहे थे। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकारा है। यानी कि अपभ्रंश का जो समय काल है उदय नारायण तिवारी के द्वारा अपने बुक में कब माने हैं, 700 ईस्वी स्वीकारा है। चलते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान के रूप में अपभ्रंश का काल जो काल है स्वीकारा है 700। यानी कि नामवर और उदय नारायण तिवारी दोनों 700 स्वीकारा है अपने अपनी पुस्तक में। नेक्स्ट, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म काल कितना माने हैं, 500 स्वीकारा है। सबके अलग अलग हैं। ठीक है, भोलेनाथ 500, भोलेनाथ तुरंत 500 का आशीर्वाद दे देते हैं। जैसे पूजा कीजिएगा भोलेनाथ 500 का आशीर्वाद दे देते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का इतिहास का आरंभ जो हुआ था, कब से हुआ था, अपभ्रंश काल से मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अपभ्रंश भाषा में साहित्य का आरंभ जो होता है 8वीं सदी के स्वयंभू कवि से माना जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा में साहित्य का आरंभ कब से, 8वीं सदी के स्वयंभू कवि से माना जाता है। नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा में रचना जो है 13वीं सदी तक जारी रही है। अपभ्रंश भाषा में रचना 13वीं सदी तक जारी रही है। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के महान कवि कौन है, स्वयंभू। स्वयंभू कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। याद रहे, अपभ्रंश के महाकवि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को, और स्वयंभू कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू कवि के द्वारा रचित 3 महाग्रंथ हैं। वो 3 महाग्रंथ कौन कौन से हैं भाई, 3 महाग्रंथ कौन कौन से हैं। पहला है पौंचर्यु, ठीक है, जो अपूर्ण ग्रंथ है, सर्व प्रमुख और राम काव्य है। किनका, स्वयंभू का। दूसरा जो है स्वयंभू द्वारा लिखित रचना रिठ रिठ नय मिचरु, ठीक है, रिठ नय मिचर्यु। यही तीसरा स्वयंभू छंद। अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन है, पुष्पदंत, जो 10वीं शताब्दी के हैं, है ना, 10वीं शताब्दी के हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन है, पुष्पदंत। पहले कवि कौन है, स्वयंभू। स्वयंभू के द्वारा 3 रचित ग्रंथ कौन से हैं, पौंचर्यु, रिठ नय मिचर्यु, स्वयंभू छंद। नेक्स्ट, यही चलते हैं, पुष्पदंत दूसरे कवि हैं अपभ्रंश के। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन है, पुष्पदंत। पुष्पदंत के द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, महापुराण, नय कुमार, ग जसहर चर्यु। इस प्रकार से अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन कौन से हैं, तो
धनपाल हैं। अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल, 10वीं सदी के कवि हैं ये। धनपाल की रचना भविष्यत कहा ये रचना है। अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना कानकारम, ठीक है, कानकारम मुनि की करकंग उचरी, ठीक है, करकंग चरित्र, कंकऊ चरित्र, ठीक है, किनके द्वारा रचित है? कान कामर मुनि के द्वारा। मार्कंडेय एवं इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। मार्कंडेय, जो मार्कंडेय हैं, और इतर आचार्य के द्वारा अपभ्रंश को कितने भाग में बांटा है? तो 3 भाग में बांटा है, नागर, उपनागर और ब्राचड़, ठीक है, नागर, उपनागर और ब्राचड़, उपनागर और ब्राचड़, नागर, उपनागर और ब्राचड़, ठीक ना। पहला जो है नागर गुजराती बोली है, उपनागर राजस्थानी बोली है, ब्राचड़ सिंध की बोली है। नेक्स्ट पॉइंट, दूहा अर्थात दोहा अपभ्रंश की भाषा का ही छंद है। अपभ्रंश भाषा का छंद क्या है? दूहा या फिर दोहा, ये अपभ्रंश भाषा का ही यह छंद है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। अपभ्रंश से क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ था, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यह अपभ्रंश है और ये भाषा का जन्म एवं विकास है। तो पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास हुआ था। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का जन्म हुआ था। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी अर्थात राजस्थानी गुजराती भाषा का विकास हुआ। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। महाराष्ट्री अपभ्रंश से महाराष्ट्र भाषा का विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश काल की प्रमुखता और रचना और रचनाकार प्रबंध चिंतामणि रचना मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है। प्रबंध चिंतामणि रचना जो है प्रबंध मेरुतुंग, कौन लिखे हैं? मेरुतुंग ने लिखा है। लक्ष्मीधर के द्वारा रचित रचना कौन है? प्राकृत पैंगलम। राम सिंह के द्वारा रचित रचना कौन सा है? पाहुड़ दोहा। रामचंद्र के द्वारा रचित रचना पाहुड़ दोहा किसके रचना है, मतलब कि कौन रचना किए हैं? तो राम सिंह ने किया है। जिन्नदत्त सूरी के द्वारा रचित रचना उपदेश रसायन रास है। नेक्स्ट, देवसेन के द्वारा रचित रचना कौन सा है? श्रान का चार, ठीक है, श्राव का चार। यही चलते हैं, सिद्ध संत कनहपा की रचना या फिर कनरूपा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश किसकी रचना है? कनहपा या कनरूपा। सरहपा के रचित रचना कौन सा है? चरिया पद। नेक्स्ट, अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, सरहपा और कनहपा, कनरूपा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। अपभ्रंश के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं? 6। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री, याद रखेंगे। अपभ्रंश की विशेषता क्या है? तो अपभ्रंश को उकार यानी बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश को कौन सा भाषा? उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश टवर्ग प्रधान भाषा है। टवर्ग, ट ठ ड ढ मूर्धनी न। अपभ्रंश में मूर्धनी न की बहुलता है, यानी बहुत अत्यधिक है। अपभ्रंश में 2 लिंग और 2 वचन मिलते हैं। अपभ्रंश में कितने लिंग? 2 लिंग और 2 वचन मिलते हैं। नपुंसक का उदाहरण नागर अपभ्रंश से मिलता है। नपुंसक लिंग का उदाहरण जो है कहाँ? नागर अपभ्रंश से मिलता है। आदि काल का द्वितीय प्राकरण अपभ्रंश काल है। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, इसके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, अब तो हम लोगों ने मध्यकालीन पढ़ ही लिया था, ठीक है। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पढ़ लेते हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ था अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्र रूप से स्वरूप से हुआ था, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद बताया था कि सौरसेनी अपभ्रंश से, सारा अपभ्रंश से कौन सा भाषा का विकास हुआ था। तो आधुनिक आर्य भाषाएं
जो निम्न है: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी और ब्राच, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी। ठीक है। कालांतर में पश्चिमी हिंदी यानी कि खड़ी हिंदी के रूप में विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी जो है कालांतर में पश्चिमी हिंदी है, खड़ी हिंदी के रूप में विकसित हुई है। मानक रूप पाकर वर्तमान को राजभाषा हिंदी है। मानक रूप पाकर वर्तमान में यह राजभाषा जो है कौन सा है? हिंदी है। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, जॉर्ज ग्रिशन के द्वारा आधुनिक आर्य भाषा को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? ब्रह्म उपशाखा, दूसरा मध्य उपशाखा और तीसरा अंत उपशाखा। चलिए तीनों देखते हैं। ठीक है। तो ब्रह्म उपशाखा में यह उत्तरी पश्चिम समूह होते हैं, जो लहंदा, सिंधी और दक्षिणी समूह में क्या होते हैं? मद्रासी। पूर्वी समूह में कौन कौन से होते हैं? बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला, इस प्रकार से होते हैं। अब चलिए पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेश, राजस्थानी, यह उपशाखा में मध्यवर्ती में पूर्वी हिंदी आते हैं, जो पूर्वी हिंदू नहीं, ये पश्चिमी हिंदी, पंजाबी केंद्रीय समूह में है। अंत उपशाखा में, मध्य उपशाखा में आपके आते हैं पूर्वी हिंदी यानी मध्यवर्ती समूह पूर्वी हिंदी। यही चलते हैं अंत उपशाखा यानी अंत उपशाखा की ओर चलते हैं केंद्रीय समूह। इसको 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है। पहला केंद्रीय समूह और दूसरा पहाड़ी समूह। केंद्रीय समूह पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेश, राजस्थान। ठीक है। और दूसरा पहाड़ी समूह नेपाली, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी की ओर प्रचलित है। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। डॉक्टर हार्नले के अनुसार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भाग में विभाजित किया गया। किसके अनुसार? हार्नले के अनुसार। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय की आधुनिक भाषा का विभाजन किया है। देखिए कैसे विभाजन। सौरसेनी जो है अपभ्रंश, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। किनके अनुसार? ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार। मागधी भाषा, मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है? तो बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का, अर्धमागधी भाषा का पूर्वी हिंदी, ब्राचड़ पैसाची से लहंदा, पंजाबी, सिंधी का भाषा का विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत संस्कृत भाषा रही है। आधुनिक आर्य भाषाओं का जो स्रोत रहा है, कहाँ से रहा है? संस्कृत भाषा रही है। आर्य भाषाओं में संस्कृत शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आर्य भाषा में संस्कृत शब्द, ठीक है ना, संस्कृत शब्द जो है प्रचुर मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। अब दोस्तों हम लोगों के द्वारा जो है हिंदी भाषा जो था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग पुरानी हिंदी अवहट पढ़ते हैं। ठीक है, पुरानी हिंदी अवहट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, पुरानी हिंदी अवहट को परवर्ती अपभ्रंश माना जाता है। ठीक है, याद रहे सारे पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा VVI पॉइंट है, एक भी पॉइंट को स्किप मत करिए। कालक्रम की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य की भाषा बन चुका था। किसके दृष्टि से? कालक्रम की। ये हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पुरानी हिंदी अवहट। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है ना। कालक्रम की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य की भाषा बन जाती है। अवहट का अर्थ होता है अपभ्रंश यानी कि परवर्ती अपभ्रंश। ठीक है, अवहट शब्द अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। जो अवहट शब्द है किसका है? अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। अपभ्रंश भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य संक्रमण कालीन और संक्रांतिकालीन भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य कौन कौन सा भाषा है? संक्रमणकालीन अथवा संक्रांतिकालीन भाषा है। अवहट भाषा का प्रयोग कब से कब तक हुआ? तो आपका 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक अवहट भाषा का प्रयोग हुआ है, निर्धारित किया गया है समय काल। ठीक है, प्रयोग काल। अवहट भाषा का प्रयोग साहित्य में 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं सदी तक देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अब्दुल रहमान की गन्ना
अवहट भाषा के प्रारंभिक महाकवियों में की जाती है। जो अब्दुल रहमान जी गणना किए हैं, इनके अनुसार अवहट भाषा के प्रारंभिक महाकवियों में की जाती है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है, ने अपने वर्ण रचनाकार में किया था। ज्योतिश्वर ठाकुर कहाँ किए थे? वर्ण रचनाकार में किए थे। अब्दुल रहमान और विद्यापति ने संदेश राशक कृतिलिका की भाषा को अवहट माना है। तो ये अब्दुल रहमान और विद्यापति संदेश राशक कृतिलिका की भाषा को क्या कहें? अवहट भाषा, याद रखेंगे। प्राचीन प्रबंध संग्रह की नाथ और सिद्ध साहित्य नेमी नाथ के चौपाई बाहुबली रास की भाषा अवहट माना गया है। ये सारे जो हैं क्या चीज़ हैं? अवहट हैं। प्राचीन के जैसे प्रबंध, सदग्रंथ, संग्रह की नाथ, सिद्ध साहित्य, ठीक है, सिद्ध साहित्य, नेमी नाथ के चौपाई, कौन सा? बाहुबली रास की भाषा, दोनों को क्या माना गया है? नेमी के चौपाई, बाहुबली रास की भाषा, सिद्ध साहित्य, ठीक है, संग्रह नाथ और सिद्ध साहित्य, इसको क्या कहा है? अवहट माना गया है, ठीक है। ज्ञानेश्वर के ज्ञानेश्वरी को अवहट प्रयोग है। ज्ञानेश्वर यानी ज्ञानेश्वर के ज्ञानेश्वरी में एक ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, इसमें अवहट का प्रयोग किया है। रोडा की रचना राउल वेल में अवहट भाषा की रचना में प्रसिद्ध है, ठीक है। रोडा, ठीक है, रोडा की रचना राडल वेल की अवहट की भाषा में बहुत अत्यधिक रचना का प्रयोग हुआ है। दामोदर पंडित की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवहट भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे तरीकों से देखने को मिलता है। हिंदी भाषा साहित्य के ज्ञाता अपभ्रंश के अंतिम अवस्था अवहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। हिंदी का उद्भव कहाँ से स्वीकार करते हैं? हिंदी भाषा साहित्य के ज्ञाता जो विद्वान हैं वो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। मतलब कि जहाँ अवहट समाप्त होता है वहीं हिंदी का उद्भव होता है, ये चीज़ स्वीकारा है। कौन? हिंदी भाषा के साहित्य के ज्ञाता चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी हिंदी कहा है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी भाषा का नाम दिया कि यह पुरानी भाषा है। चंद्रधर, चांद बहुत पुराना है, जिससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि यह पुरानी हिंदी है। यही भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। तो हिंदी का आरंभिक भाषा किसे कौन कहे कि हिंदी की आरंभिक भाषा अवहट है? भोला शंकर जी। सारे पॉइंट आप नोट करते चलेंगे क्योंकि कोई भी फालतू पॉइंट यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट मध्य प्रदेश के अलावा बंगाल के काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट भाषा कहते हैं। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट भाषा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 11वीं सदी से 14वीं सदी तक, ठीक है, अपभ्रंश के रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट कहा है, ठीक है। 11वीं सदी से 14वीं सदी तक अपभ्रंश के रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट कहा है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट को क्या? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का यह एक कड़ी है, ठीक है। किसकी कड़ी है? दोनों के बीच की यह एक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, परसर्गों के विकास सर्वाधिक योगदान अवहट का रहा है। परसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान कौन सी भाषा का रहा है? अवहट, ठीक है। मैं, हम, तुम सर्वनामों के अतिरिक्त मैं यानी कि मैं को मई बोला गया है, ठीक है। तू हूँ को तू बोला है का विकास अवहट में हुआ है। जैसे तू हूँ, हम हूँ, उहे लोगो, इस प्रकार से मैं, तू हूँ, हम हूँ, इस प्रकार से ये अवहट में इस प्रकार से भाषा मिलते हैं। क्रियाओं की रचना में जैसे कि कृदंतीय रूपों का विकास अवहट का सर्वाधिक योगदान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अवहट की ध्वनि संरचना की विशेषता, जो अवहट की ध्वनि होती है उसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। 2 अतिरिक्त स्वर हैं जो मिलते हैं, ए और ओ। संस्कृत में उच्चारण ए को ऐ कहा जाता है और औ को
औ कहा जाता है, औ किया जाता है। संस्कृत शब्द के री का प्रयोग अ, ई, उ, ए में परिवर्तित होने लगा है आजकल, ठीक है। अवहट में स्वर का समापन, जो समाप्त हो जाने के लिए प्रवृत्ति दिखाई देती है। अवहट में स्वर का समापन मतलब स्वर का समाप्त हो चुका है, यह अवहट में दिखाई जाती है। यही इसकी विशेषता है। 4-5 अवहट भाषा का साहित्यिक योगदान, मतलब साहित्य में क्या योगदान दिया है, क्या लाभ हुआ है इसका साहित्यिक में, इसके बारे में मैं अभी पढ़ने वाला हूँ और आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। चारण काव्य और भक्ति काव्य में इसका प्रयोग हुआ है। किसका? मेरा नहीं भाई, अवहट भाषा का, ठीक है। और दूसरा, अवहट में दोहा चौपाई के वर्णित छंदों का जो है प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, सूफी काव्यों एवं राम भक्ति काव्यों में सर्वाधिक इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अवहट में चौपई 15 मात्राओं का छंद है। यहीं चलते हैं, कबीर, जैसे कि कबीर, तुलसी, रहीम, वृंद के दोहे में सर्वाधिक प्रयोग अवहट का हुआ है। अवहट प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत तथा आधुनिक आर्य भाषा हिंदी के बीच की श्रृंखला है। अब चलते हैं हम लोग डिंगल भाषा की ओर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिंगल भाषा पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका अवहट, पुरानी हिंदी का अवहट का जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग डिंगल। तो देखिए, राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों के लिए जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया है उसे डिंगल कहा गया है। देखिए ध्यान से, यानी कि राजस्थान के चारण कवियों के द्वारा जो गीत, अपने गीतों के लिए जो भाषा, जो शैली का प्रयोग किया है उसे हम लोग क्या कहे हैं? डिंगल भाषा कहे हैं। समझ में आ गया ना कि डिंगल भाषा किसको कहते हैं? साहित्य में डिंगल भाषा का प्रयोग 13वीं सदी से वर्तमान तक माना जाता है। डिंगल भाषा राजस्थान की प्रमुख बोली यानी कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। जो डिंगल भाषा एक तरह से बोले तो डिंगल भाषा जो है मारवाड़ी की साहित्यिक रूप है। मारवाड़ी भाषा की राजस्थान की प्रमुख बोली डिंगल है, इसीलिए इसे डिंगल भाषा कहा गया है। डिंगल के नाम उत्पत्ति के लेकर विभिन्न मत दिया गया है। मतलब कि डिंगल को क्या क्या नाम से जाना जाता है, विभिन्न कवियों ने विभिन्न प्रकार से बोला है, वो चीज़ अभी आप पढ़ेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार पिंगल के सादृश्य पर यह एक गढ़ा हुआ शब्द है। डिंगल क्या है? हाँ, डिंगल के बारे में ये सारे बता रहे हैं कि डिंगल जो नाम है ना, कैसे कैसे आया है, ये चीज़ बता रहे हैं। श्याम सुंदर दास के अनुसार पिंगल के सादृश्य यह एक गढ़ा हुआ शब्द है। दूसरा पॉइंट है, पुरुषोत्तम स्वामी के अनुसार डिंगल क्या है? तो डिंगल डिम प्लस गल से बना है। डिम प्लस गल से बना है। डिम का अर्थ होता है डमरू की ध्वनि अर्थात रणचंडी की ध्वनि। यहीं चलते हैं, गल अर्थात ध्वनि का अर्थ क्या होता है? वीर रस की ध्वनि वाली भाषा, ठीक है, वीर रस की ध्वनि वाली भाषा। नेक्स्ट, गणपति चंद्र के अनुसार जो है, गणपति चंद्र के अनुसार राजस्थान के किसी छोटे भाग का नाम प्राचीन काल में डगल था। इसी आधार पर यहाँ जो है डिंगल मानी जाती है। अब चलते हैं डिंगल के बारे में। चंद्र शर्मा गुलेरी क्या कहते हैं? डिंगल यादृशात्मक अनुकरण शब्द है। क्या है? यादृशात्मक अनुकरण शब्द, अनुकरण शब्द, अनुकरण शब्द, ठीक है। नेक्स्ट, नोट जो है, पहला आपको नोट में पढ़ाया जा रहा है। 15वीं शताब्दी के बाद पश्चिमी राजस्थानी में प्रचलित साहित्यिक शैली को डिंगल कहा जाता है, ठीक है, याद रहे। डिंगल को मातृभाषा भी कहा जाता है। डिंगल को क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहा जाता है। चलिए, पॉइंट है, सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग विक्रम संवत 1817 में जोधपुर रियासत के कवि बांकी दास की रचना कुकवी बत्तीसी में किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? कुकवी बत्तीसी में, बांकी दास की रचना में, जो कि विक्रम संवत 1817 के, जो 17 के जोधपुर के रियासत के कवि थे। नेक्स्ट, डिंगल के सर्वप्रथम कवि दाढ़ी कवि बादर हैं। याद रहे, नोट डाउन, दाढ़ी कवि बादर हैं। डिंगल के प्रमुख कवि कौन है? बादर सबसे प्रथम कवि डिंगल के। पृथ्वीराज, मंछाराम सेवक, महाराजा चतुर सिंधवी, नरपति नाल्ह, बांकी दास, बाल्हा बख्श, सरला दास, इस प्रकार से। डिंगल भाषा के विकास का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर LP तेजस्व,
टेस्तोरी, ठीक है, डॉक्टर एल.पी. टेस्तोरी, है ना। एल.पी. टेस्तोरी ने डिंगल को दो भेद किया है। एल.पी. टेस्तोरी ने क्या कहा है, डिंगल को दो भाग में बांटा है। पहला है प्राचीन और दूसरा अर्वाचीन। प्राचीन किसे हैं, 17वीं सदी के मध्य तक की